जी, आज हमारे साथ फ़ारूक साहब हैं, पीएचडी रिसर्चर हैं इटली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो फ़ारूक साहब का जो ये मास्टर इनका पाकिस्तान से था, लेकिन उस दौरान इन्होंने एक्सचेंज प्रोग्राम में चाइना भी गए और वहाँ से इन्होंने और उसके बाद फिर अब इटली में पीएचडी कर रहे हैं। तो फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम एंड फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आपका फ़ारूक साहब का एआई के अंदर इमर्सिव मीडिया और ये सारा कुछ 360 डिग्री वीडियो प्रोडक्शन यूजिंग एलएसटीएम, ये सारा मॉडलिंग के अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग समथिंग टू दिस टेक्निकल क्वेश्चंस, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ये प्रोसेस है मास्टर के दौरान आपका चाइना में जाना, ये कैसा प्रोग्राम आपका, कि इंडिपेंडेंट था या कैसे आपने पाकिस्तान से स्पॉन्सर था या चाइनीज ने स्पॉन्सर किया था, और उसके बाद फिर पीएचडी का जो प्रोसेस आपने कंप्लीट किया और यहाँ तक आप पहुंचे और पीएचडी स्टार्ट की, ये पूरा प्रोसेस ऑडियंस के लिए जो इसको परस्यू करना चाहें, जो मास्टर में है स्टूडेंट्स, उनके लिए गाइडलाइन मिल जाएगी, और जो पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मैं पाकिस्तान के इलाके जंग, जो कि फैसलाबाद के आसपास का एरिया है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये था कि जब मैं प्यास में एमएस कर रहा था, तब प्यास में एक अपॉर्चुनिटी आई थी रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम से, जो कि मेरे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप और कुछ और स्टूडेंट्स थे जो सीएस के भी थे। तो हम लोगों ने अब एप्लीकेशन सबमिट कराई, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। तो जो स्पॉन्सरशिप है, ये सारी की सारी चाइनीज यूनिवर्सिटी, जो कि जिसका नाम शेंसन यूनिवर्सिटी है, उसने सारी स्पॉन्सरशिप की थी। और आफ्टर दैट कुछ प्रोसेस था वीज़ा वगैरह का, वो हमने करवाया। और इवन कि हमारी टिकट्स, रेजिडेंस और पर मंथ जो स्टाइपेंड वगैरह होता है, वो भी चाइनीज यूनिवर्सिटी दे रही थी। तो जब यहाँ से हम गए थे, तब हमारा प्यास में लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। तो जब वहाँ पे पहुंचे, तो प्यास का लास्ट सेमेस्टर जो हमारी डिग्री, उस वजह से थोड़ी सी डिले भी हो गई थी। वहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला, बिकॉज़ मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी भी लाइक पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में गया था। और वहाँ से जब मैं इधर से जा रहा था, तो मेरे प्रोफ़ेसर जो हैं, वो मेरे एमएस के सुपरवाइज़र थे। उन्होंने कहा कि आप आगे अपने फ्यूचर के लाइक पीएचडी या कोई जॉब्स वगैरह का वहाँ पे ट्राई कीजिएगा। तो ख़ैर जब 3 महीनों के लिए बेसिकली हम गए थे, और उस टाइम मैंने अपने जो सुपरवाइज़र थे वहाँ के, जो चाइना में हमें अलॉट हुए थे, उनसे मैंने बात की थी पीएचडी की। तो उन्होंने कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने मुझे वो एक लेटर भी दे दिया था, लाइक फॉर पीएचडी एक्सेप्टेंस लेटर। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया, तो मेरे जो प्यास के सुपरवाइज़र थे, वो भी बहुत खुश हुए कि आपने अच्छा काम किया है। तो उसी साल देन जब मेरे पीएस का डिफेंस हुआ, एमएस का, आफ्टर दैट मैंने वो उसमें अप्लाई किया चाइना में पीएचडी के लिए। तो वहाँ पे मेरा पीएचडी में हो गया था। लेकिन आपको पता है कि उस वक़्त कोविड आ गया था, तो फ्लाइट्स वगैरह सारी ऑफ थी। तो इस वजह से मैं लाइक ऑनलाइन कुछ टाइम के लिए स्टार्ट किया था, बट फिज़िकली वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ था। आफ्टर दैट मैंने कुछ और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, ब्रुनेई में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनेई दारुस्सलाम में। तो वहाँ पे भी मेरा पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो गया था एडमिशन। तो काफ़ी टाइम जो लाइक कोविड टाइम के उस वजह से मैं ऑन द सेम टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा था कि कोई अच्छी जॉब हो जाए। पीएचडी तो चल ही रही थी, बिकॉज़ जब जाना नहीं था, जा नहीं हो रहा था वहाँ पे लाइक चाइना में, तो मैं साथ में जॉब का ट्राई कर रहा था। तो फिर ये है कि कुछ और जगह भी लाइक यूरोप और बाकी जगह पे ट्राई कर रहा था। तो तब मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनेई दारुस्सलाम, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के पास है, वहाँ पे मेरा पीएचडी में हो गया था, और मैं वहाँ पे चला भी गया था। तो कुछ टाइम आफ्टर कुछ टाइम लाइक हम जब भी पीएचडी कर रहे होते हैं, तो हमारा मोटिव वो यही होता है कि उसके बाद कोई सेटिंग का हो, लाइक पासपोर्ट, पीआर और ये इस तरह। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं ट्राई कर रहा था कि किसी यूरोपियन कंट्री में हो जाए या यूएस साइड पे हो जाए। तो मैंने एक इंटरव्यू मेरा हुआ था मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप का स्पेन में, वो भी मैंने दिया था, साथ में इटली का इंटरव्यू दिया था। तो फिर ये है कि इटली में मेरा हो गया था। तो फिर मैं वहाँ से लीव लेके, ब्रुनेई से लीव लेके पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ली और डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, तो मेरा वीज़ा लग गया। तो मैं फिर इधर आ गया इटली। वेरी नाइस, दैट्स गुड। तो आपने 4 कंट्रीज, पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर इटली, फिर इंडोनेशिया है, ये आखिर में पूछेंगे आपको कंपैरिजन भी कैसा रहा। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें जो फिर क्या नाम है, इसमें जो आपने फोकस कर रहे हैं आपका 360 डिग्री वीडियो स्ट्रीमिंग, और हुँ, हुँ। इसमें आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली और आपने इसको चूज किया? हाँ, बेसिकली स्टार्ट जो मेरा एमएस का प्रोजेक्ट था, इवन कि मेरी फील्ड एमएस कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, जो कि बट जो मेरा एमएस का प्रोजेक्ट था, तो वो एआई से रिलेटेड था। तो एआई की वजह से मेरा ये था, जब मैं चाइना इवन के गया, तब भी मेरा एआई से रिलेटेड, न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड काम था। और उसके बाद जो मुझे वो पीएचडी पोजीशन इन चाइना मिली थी, वो भी न्यूरल नेटवर्क्स एआई से रिलेटेड थी।
ब्रुनेई की जो पोजीशन थी वो भी एआई से रिलेटेड ही थी। तो उसमें डेफिनेटली कंट्रोल सिस्टम का भी कुछ काम था, ये नहीं कि बिल्कुल ही एआई थी। और जो मैं यहाँ पे आया हूँ इटली में, ये सबसे बेस्ट थी जो बाकी कंपेयर करें बाकी सबसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंट्रोल सिस्टम के भी मेरे दो सुपरवाइजर कंट्रोल सिस्टम के भी हैं, एआई के भी हैं। तो ये मेरी फील्ड से मोस्ट रिलेटेड भी थी, और साथ में ये कि यूरोप फैक्टर था, तो ये मुझे सबसे ज्यादा मोस्ट सूटेबल लगा। वेरी नाइस, दैट्स गुड। और इसमें जो एलएसटीएम है, ये अदर मॉडल्स को कैसे ये आउट परफॉर्म करती है, और ये इसमें प्रिडिक्शन में कैसे बेहतर है ये? हाँ, अच्छा आप ने ये वीडियो स्ट्रीमिंग का पूछा, तो बेसिकली इनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए इनको पोजीशंस आई हुई थी। तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल यही लगा वीडियो स्ट्रीमिंग का, बिकॉज ये एक लाइक इमर्जिंग फील्ड है, और साथ में इसमें एआई का इंटरेक्शन है, तो इस वजह से मुझे इसमें काफी लाइक इंटरेस्टिंग मुझे लगा, और मैंने इसे ज्वाइन किया। हाँ, उसमें एलएसटीएम मेरा है कि इसमें हम ना डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हैं। हमारे पास जो डाटा हम लेते हैं ना, डाटा एक बंदा है जो कि एचएमडी डिवाइस लगा के वीडियो देख रहा होता है, 360 वीडियो। अब 360 डिग्री वीडियो होती है कि जिसमें मतलब चारों तरफ से सब नजर आता है। तो उसमें ये होता है कि उसको हम फिर वो करते हैं 2D वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस एरिया में बंदा देख रहा है। जिस एरिया में बंदा देख रहा है उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं, या रीजन ऑफ इंटरेस्ट, या इस तरह कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उस व्यू पोर्ट वाले हिस्से को हमने देखना है कि उस जगह पे ना हमारी जो बैंडविड्थ है उस जगह पे हम मैक्सिमम देनी है, या उस जगह को फुल एचडी में देना है, लाइक स्ट्रीमिंग जब करनी है, और जो बाकी एरिया से उसको लो बैंडविड्थ देनी है। तो इस वजह से हम फिर एलएसटीएम मॉडल और दूसरे मॉडल लगाते हैं। एलएसटीएम मॉडल और जीआरयू मॉडल ये होते हैं सीक्वेंशियल मॉडल। ये प्रीवियस डेटा यूज लेते हैं और आगे प्रिडिक्शन करते हैं। और इनके साथ अगर हम कंपेयर करें दूसरे मॉडल्स के, जैसा लीनियर रिग्रेशन हो गया, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, एमएलपी हो गया, तो उनके कंपैरिजन में ये एलएसटीएम मॉडल जो होते हैं ये सीक्वेंशियल मॉडल ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। अब सीक्वेंशियल मॉडल को भी ले लें, उसमें एलएसटीएम, जीआरयू और आरएनएन आती है। तो इन सब में जो एलएसटीएम था उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आ रही थी, तो फिर इस वजह से हमने इसको लिया। वेरी नाइस, दैट्स गुड। और उसमें इसको आप एआई मॉडल ट्रेनिंग जो है, ये जो पाइपलाइन है, प्रोसेस है, या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हाँ हाँ किस जरूर। एलएसटीएम में बेसिकली जैसे मैंने आप ये बोला कि एलएसटीएम में होते हैं सीक्वेंसेस होती हैं। तो डाटा को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा नॉर्मली होता है एक कंटीन्यूअस वैल्यूज होती हैं, उसको फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया सीक्वेंसेस में। आफ्टर सीक्वेंसेस में उसको फिर हमने लाइक एलएसटीएम का मॉडल इस तरह से होता है कि उसको हम सीक्वेंस इनपुट देते हैं, साथ में फिर ये होता है कि हमारे ऊपर होता है एट द स्टार्ट तो किसी को भी नहीं पता होता कि किस मॉडल का कौन से स्ट्रक्चर पे सबसे बेहतर हमें आउटपुट मिलेगी या हाई एक्यूरेसी मिलेगी। तो ट्यूनिंग फिर हम उसके जो हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उसकी ट्यूनिंग करते हैं। अब एलएसटीएम मॉडल जो मैंने स्टार्ट किया था 2 लेयर से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद 3, 4, 5 लेयर्स वो देख रहे थे, हम ट्यून कर रहे थे कि किस कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। उसके बाद जिस तरह बैच साइज होता है, बैच साइज हो गया, लर्निंग रेट हो गया, या कितनी बॉक्सेस पे हमने इसको ट्रेन करना है, तो वो सारा डिपेंड करता है। उसमें लाइक डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। एक आप टूना है हमारे पास, एक वेट एंड बायसेस है। तो मैंने वेट एंड बायसेस यूज किया था, जिसमें तकरीबन मुझे 8 से 10 दिन लग गए थे ट्यूनिंग में, बट मुझे रिजल्ट अच्छे, एक्यूरेसी अबाउट मोर देन 95% आई थी। तो फिर ऑप्टिमल लेयर्स कितनी आपने सेलेक्ट की, या कितनी इसमें पॉसिबल होती हमने 3 लेयर्स के साथ किया था, बिकॉज ये होता है कि अगर हम ज्यादा लेयर्स यूज करेंगे, ज्यादा उसको कम्प्लेक्स कर देंगे, तो एक तो उस पर ट्रेनिंग में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरा फिर वो जब बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर उसकी एक्यूरेसी भी कम, मतलब डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। हाँ, ठीक ठीक। और इसमें जो डेटा सेट्स हैं, आप व्हाट काइंड ऑफ डेटा सेट्स आप यूज किए ये इमर्सिव स्ट्रीम सर्च के लिए? अब इमर्सिव स्ट्रीमिंग का मैं अगर इस मेरी फील्ड से रिलेटेड या छोटा मोटा जिसको इस चीज का पता है, हम हमारे पास बेसिकली 360 वीडियो होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू 2D वीडियो। और उसमें हम ये देखते हैं कि एक बंदा जो उस वीडियो को देख रहा होता है वो किस पोर्शन में देख रहा होता है। जिस पोर्शन में बंदा देख रहा होता है उसको व्यू पोर्ट कहते हैं, और मतलब उसमें हमने हेड के साथ कुछ वो एक डिवाइस लगाई होती है। अब उस हेड की मूवमेंट पे वो डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मूवमेंट पे। तो बेसिकली हमारे पास वो डाटा होता है जिसको फिर हम पिक्सल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, लाइक वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये 2D वीडियो में वो कहाँ पे देख रहा होता है। फिर लाइक हमारे पास एक्स और वाई वैल्यूज आ जाती हैं, उसको जब हम प्लॉट करते हैं लाइक उस 2D वीडियो पे, तो हम एक लाइक पॉइंट होता है
उस पॉइंट के गिर्द हम एक लाइक व्यू पोर्ट या एक लाइक रेक्टेंगल टाइप बिल्ड करते हैं, जिसको हम व्यू पोर्ट करते हैं। लाइक अगर हम देखें कि हम मेरा हेड इस जगह पे है, तो मैं जस्ट एक पॉइंट मेरे पास आएगा इस टाइम में, तो उस एक पॉइंट के गिर्द हमने तकरीबन एक नॉर्मल रीजन देखना है कि कितना एक रीजन बंदा देख सकता है। तो उसको लाइक वो सच डिपेंड करता है कि आप 100 डिग्री कर लें, 90 बाय 90 डिग्री कर लें, लाइक टोटल 360 डिग्री होती है, तो मैक्सिमम बंदा कितना देख सकता है? 90 टू 90 डिग्री हो सकता है, 100 टू 100 डिग्री हो सकता है, तो वो वेरी करती है आपकी। नॉर्मली 90 टू 90 रखते हैं, तो उस एरिया पे उस हिसाब से हम डाटा लेते हैं, लाइक हेड की मूवमेंट पे। और बेसिकली दो तरह के डाटा होते हैं, एक हेड की मूवमेंट का डाटा होता है, एक होता है आई की मूवमेंट का डाटा। तो दोनों ले सकते हैं, उससे ये एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आ जाती है। अगर जस्ट हेड का लें तो भी लाइक एक्यूरेसी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है। वेरी नाइस। तो इसमें आप क्या क्या देखते हैं कि एआई कैसे ये फ्यूचर मीडिया कंजप्शन को कैसे इंप्रूव कर रही है? इस वाले से आप क्या हाँ, कमेंट्स हैं? इसमें बेसिकली जब आप वीडियो स्ट्रीम करते हैं ना, तो 360 जो वीडियो होती है, अगर हम उसको नॉर्मली जस्ट स्ट्रीम कर देना, लाइक हाई रेजोल्यूशन में स्ट्रीम करें, तो हमारी बहुत ज्यादा बैंडविड्थ जो होती है वो उसको लॉस होता है। तो जब हम ये करते हैं ना व्यू पोर्ट प्रेडिक्शन, इसमें ये होता है कि हम जस्ट उस एरिया को जिस जो कि यूजर देख रहा होता है, उस जगह पे अगर हम हाई लाइक उस एरिया को हम एचडी में दें और बाकी एरिया को हम लो एचडी में दें या लो क्वालिटी में दें, तो फिर ये होता है कि हम बैंडविड्थ काफी सेव करते हैं। दूसरा हमारा ये इशू होता है कि लेटेंसी, लाइक बुफरिंग वगैरह होती है या डिलेज वगैरह होते हैं। तो उस इन दो चीज, ये दो हमारे मेन इश्यूज होते हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस, दैट्स गुड। और इसमें आपने जो एक्सचेंज प्रोग्राम था आपका चाइना में, उसमें आपकी मेन लर्निंग्स आपने किस पे फोकस रखा था? हाँ, उसमें बेसिकली मेरे 2-3 मॉडल से। एक तो ये था कि एआई की बेसिक जो क्योंकि उस वक़्त मेरा मेजर तो ये कंट्रोल सिस्टम था, तो साथ में एआई की मैं बेसिक सीख रहा था। साथ में ये था कि मैं पीएचडी के लिए फोकस कर रहा था, बिकॉज़ ऑन द सेम टाइम आई वाज़ ग्रेजुएटिंग, सो आई वाज़ ट्राइंग टू गेट सम पीएचडी फ्रॉम देयर, बिकॉज़ उसके अलावा देखता तो थोड़ा-सा मुश्किल होता। तो उसी प्रोफेसर से बात में गया था, तो उससे बात की थी कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग पीएचडी हियर, तो उसने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। तो ऑन द सेम टाइम उसने मुझे वो भी दे दिया था, रेफरेंस लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर। तो उसने कहा आप आ जाए। तो ऑन द सेम टाइम लाइक ये चीजें मैं देख रहा था, लाइक मेरे गोल्स अचीव हो रहे थे। एआई में मुझे बेसिक्स लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। साथ में ये है कि मुझे वो मिल गया था एक्सेप्टेंस लेटर। तो जैसे मैं वापस आया, अपना एमएस का डिफेंस दिया और साथ में अप्लाई कर दिया वहाँ पे, तो ऑन द सेम ईयर मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया था। वेरी नाइस, दैट्स गुड। और इसमें अपने क्या नाम है, जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था जो आपने एआई को मल्टीमीडिया में डिप्लॉय कर रहे थे, इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएंगे? हाँ, एआई को जब हम मल्टीमीडिया में लाइक डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें मेन जो अभी मैंने दो इश्यूज रहते हैं, क्योंकि बाकी तो अगर हम हाई क्वालिटी में भेजें तो ठीक है, बैंडविड्थ लॉस होता है, बट वीडियो स्ट्रीम हो जाती है, उसमें मसला नहीं है। बट जब हम एआई यूज करते हैं तो उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। तो बिकॉज आजकल जहाँ भी आप देखें कटिंग एज टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हर कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ देख रहा होता है। तो एआई की वजह से ये होता है कि हम जस्ट जो यूजर इंटरेस्टेड रीजन है उस जगह पे जब हम हाई बैंडविड्थ देते हैं, बाकी जगह लो बैंडविड्थ देते हैं, तो हमें लाइक बैंडविड्थ काफी सेव हो जाती है। दूसरा जो डिलेज होते हैं वीडियो के दरमियान, जब बफरिंग होती है, जब वीडियो को चला रहा होता है, तो उसमें बफरिंग हो तो यूजर लाइक नॉट इंटरेस्टेड होता है, या इतना यूजर नहीं देखता, वो यूजर स्किप कर देता है उस वीडियो को। तो हम यूजर का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम जो डिलेस आते हैं वीडियो में, उसको रिमूव करने का कोशिश करते हैं, और साथ में ये है कि उस बैंडविड्थ को सेव करते हैं। दैट्स गुड। और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस था प्याज में, फिर ड्यू था सिंध में आप की बैचलर, और इसमें इंटरनेशनल रिसर्च के हवाले से इन्होंने आपको कैसा हेल्प किया या कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, इसमें हवाले से क्या बताएंगे? बैचलर मेरा बहुत अच्छा रहा है दाऊद यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थे। जैसे मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ तो मुझे एक जॉब मिल गई थी बैरियर कराची में कुछ टाइम के लिए, लाइक पाकिस्तान पंजाब की कंपनी थी, इंजीनियरिंग वाटर इंजीनियरिंग सोल्यूशन। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एज अ जूनियर ट्रेनिंग इंजीनियर हायर किया हुआ था। तो जब तक मेरा प्यास में एडमिशन नहीं हुआ था, तब तक मैं एज ए जॉब कर रहा था वहाँ पे। और मेरा जैसे प्यास में एडमिशन हुआ एमएस में, तो फिर ये है कि मैंने एमएस कंट्रोल सिस्टम, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही है, तो वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में ज्वाइन किया। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है बाहर के रिसर्चेस का, पीएचडी का, वो ये चाइना में जब मैं गया हूँ। लाइक पाकिस्तान से पहले मैं कभी बाहर नहीं गया था, तो मुझे इतना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लाइक मैं ये सोच रहा था जब मैं एमएस से ग्रेजुएट हो रहा था,
तो मेरा ये था कि पाकिस्तान में कोई जॉब वगैरह सर्च की जाए, या वो जो एसटीओ इंटरव्यूज आते हैं वहाँ पे ट्राई किया जाए और पाकिस्तान में ही कोई जॉब ढूंढी जाए। बट जब वो चाइना का हुआ एक्सप्लोर, तो फिर लाइक डिफरेंट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने का मौका मिला, और उसमें काफी हद तक लाइक सक्सेस भी हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें ये एक्सचेंज प्रोग्राम, फिर आप चाइना, फिर इंडोनेशिया, फिर इटली वर्सेस पाकिस्तान, फिर ये इसमें आप चारों कंट्रीज का कंपैरिजन करें, चाहे चाहे आप थोड़ा-थोड़ा टाइम ही गुज़ारा है, क्या आपका एनालिसिस क्या है इस वाले से? अगर तो चाइना का देखा जाए, बिकॉज़ सबसे पहले मेरा चाइना था, तो चाइना में लैब्स बहुत एडवांस्ड हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू, इवन मैं इटली में भी हूँ, यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे उससे हिसाब से नहीं है एडवांस है। और उसके बाद अगर मैं उसका कंपेयर करूँ ब्रुनेई का, जो मलेशिया इंडोनेशिया के आसपास है, वहाँ पे भी ये था कि फैसिलिटीज थी। अगर हम चाइना और ब्रुनेई का कंपैरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू इटली, उसमें बाकी तो ठीक था, लाइक पीएचडी हो जानी थी, सुपरवाइजर भी अच्छे थे, और समहाउ फील्ड से रिलेटेड भी था। फॉर द लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो वो मुझे ज्यादा सूटेबल लग रहा था इटली में। इवन के इटली में भी जो ये चीज है, एक तो नियर लाइक न्यू चैलेंजेस है, और नई एक्साइटमेंट है। यहाँ पे जो ये जो एरिया जिसमें रिसर्च कर रहा हूँ, ये काफी फेमस है, और वर्चुअल रियलिटी आजकल न्यू ट्रेंड्स वगैरह में है। तो इस पे काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साथ में ये है कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ में कंट्रोल सिस्टम का मिक्स है। तो इट लाइक इट हैज़ माय बैचलर, एमएस एंड नो पीएचडी, लाइक द फील्ड इज सेम ऑलमोस्ट। वेरी नाइस। तो इंडोनेशिया में भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप था यानी पीएचडी का? यस, जहाँ पे भी मैं गया हूँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप थे। चाइना गया, इंडोनेशिया लाइक उधर ब्रुनेई गया, वो भी इंडोनेशिया के पास है, और साथ में इधर इटली आया, तो ये सारे फुल स्कॉलरशिप थे। इवन के चाइना वालों ने भी मुझे वीजा स्पॉन्सर किया था, और टिकट भी स्पॉन्सर की थी, अकोमोडेशन सारा कुछ। ब्रुनेई वालों ने भी मुझे टिकट, वीजा और अकोमोडेशन तीनों चीजें सपोर्ट की थी। हाँ, इटली में ये है कि मुझे जस्ट स्टाइपेंड मिलता है, 1374 अभी मिल रहा है। दैट इज इनफ, मोर देन इनफ फॉर मी। तो इस और इसमें जी, तो इसमें यस, यस। क्या नाम है जो आप ओवरऑल जो रिसर्च एरियाज़ हैं, आप एडवाइस करना चाहेंगे रिसर्चर्स को, जो ये यंग रिसर्चर जो स्पेशली इंटरेस्टेड हैं इन एआई बेस्ड स्ट्रीमिंग, और इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएँगे? और यंग रिसर्चर को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने फील्ड पे लाइक एक्सपर्टीज हासिल करें, बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मेरी प्रोफाइल कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मेरा बैचलर में 3.17 था, और बाय 4 जीपीए, और एमएस में भी 3.0 था। तो लाइक मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं थी, बट ये है कि स्ट्रगल लाइक कोशिश करते रहे, तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। हाँ, अपनी फील्ड में ये है कि जब इंटरव्यू होता है, तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फील्ड का देखते हैं कि आपको चीज़ों का आइडिया है या नहीं। ठीक है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, और आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं, बट इंटरव्यू आपकी वो अपनी काबिलियत पे डिपेंड करता है। वेरी नाइस। तो इसमें ओवरऑल चैलेंजेस, वैसे तो कुछ आपने चैलेंजेस मेंशन किए हैं, ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में मास्टर से लेके पाकिस्तान में फिर सारा, क्या चैलेंजेस का सामना किया और आपने कैसे टैकल किया? हाँ, चैलेंजेस को ये कह सकते हैं कि कुछ ईज़ी नहीं है पाकिस्तान में, ख़ासकर जब मैं ग्रेजुएट हुआ एमएस में, तो साथ में कोविड था। कोविड की वज़ह से एक तो जॉब मार्केट थोड़ी-सी लो हो गई थी, लाइक जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो साथ में फिर मैं ट्राई कर रहा था कि ज़्यादा बेहतर ये है कि, और ईज़ी वे और बेहतर वे जो ये था कि लाइक इंटरनेशनल जगह पे अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढी जाएँ। तो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, लाइक अप्लाई कर रहे थे डिफरेंट जगह पे, अपनी सीवी ड्रॉप कर रहे थे, अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को, तो वहाँ से रिस्पॉन्सेस भी आ रहे थे। लाइक मैंने कुछ इंटरव्यू दिए थे, यूएस में भी इंटरव्यू दिया हुआ मेरा, साउथ कोरिया में कुछ हुए थे, और ये ब्रुनेई, चाइना वगैरह में इंटरव्यू हुए थे, और स्पेन में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और यहाँ पे इटली में। तो ट्राई करते रहते, और इसमें ये होता है कि थोड़ा-सा बंदे को वो डिप्रेशन भी होता है कि जब 2-3 साल आप घर पे बैठे हो, जॉब भी ना हो रही हो, और साथ में अपॉर्च्युनिटी भी ना मिल रही हो, तो डिप्रेशन होता है। बट ये है कि अपॉर्च्युनिटी अगर आप कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहें, तो मिल जाती है। वेरी और नाइस, मेल वेरी भी फुली फंडेड जाती है, ताकि ये ना होता है कि आपको मतलब फंड हो या कुछ ऐसा हो। तो फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। आपने सारी डिटेल्स, फारूक साहब आपने डिटेल एक्सप्लेन कर दी। फाइनल कमेंट्स बिफोर एंडिंग दिस सेशन प्लीज। यही है कि यंग रिसर्चर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और हमारे जब मेरा इधर आपको सुन के शायद थोड़ा सा वो हो, जब मेरा यहाँ पे इटली में एडमिशन हुआ था, तो यहाँ पे 17 पोजीशंस थी, और मेरा ख्याल 10 लोगों ने अप्लाई किया था। तो अपॉर्चुनिटीज काफी हैं इटली साइड पे, यूरोप साइड पे। बस ये है कि थोड़ा सा
देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फारूक साहब एंड हैव अ नाइस जर्नी एंड हैव अ ब्लेस्ड थैंक यू लाइफ। सो मच।